नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। सर चलिए आज हम शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान को पढ़ने की ओर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए आज हम चर्चा करेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान की। तो दोस्तों, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत मतलब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार का क्षेत्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र। चलिए, हमने एक भारत का स्कीमेट्रिक डायग्राम बनाया है, नॉर्मल सा मैप है। आप इसको किसी तरह से खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको बनाने में निपुण हो जाएंगे। तो भारत का एक नक्शा बनाया और हम बोल रहे हैं उत्तर भारत का मैदान। ये हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते थे। चलिए, ये है लघु हिमालय और ये है शिवालिक। शिवालिक के जस्ट नीचे एक विशाल मैदान है, विशाल मैदान है। और यहाँ पे भी है इस टाइप से। भारत में एक विशाल मैदान का समूह है, एक विशाल मैदान का समूह है जो कि आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, नीचे एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात में फैला हुआ है। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान मुख्यतः इन क्षेत्रों में फैला है। तो ये मैदान है सर, मैदान उन क्षेत्रों को बोलते हैं जिनकी औसत ऊंचाई 50 से लेकर 300 मीटर तक होती है। जिसकी औसत ऊंचाई क्या मतलब कि अगर ये पूरा का पूरा समुद्र तल से नाप लिया जाए, समुद्र तल से नाप लिया जाए, ये समुद्र तल से नापने की बात की जाए तो सर इतना ही दूर से मैदान है। फिर मैदान के ऊपर आता है पठार, उसके ऊपर आते हैं पर्वत श्रृंखलाएं और उसके ऊपर पर्वत शिखर। इस टाइप से आपको होते हैं। तो मैदान का सिंपल सा डिफिनीशन होता है जिसकी औसत ऊंचाई 50 से 300 मीटर हो और ये जलोढ़ या फिर मृदा, जलोढ़ को बोल सकती हो, यानी ये मिट्टी यानी सॉइल का हो, रॉक का नहीं, सॉइल का बना हो। एक और कॉन्सेप्ट है, जरूरी नहीं हो लेकिन हाइट इतना हो ये जरूरी है। तो इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैदानी भाग को हम लोग उत्तर भारत का, क्योंकि ये उत्तर भारत में आते हैं इसलिए उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। तो अब आते हैं कि उत्तर भारत का मैदान में क्या विशेषताएं हैं। चलिए, फिलहाल हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, उससे पहले उत्तर भारत के मैदान में क्या क्या आता है। तो देखिए, यहाँ पे एक नदी है सिंधु नदी, यहाँ पे एक नदी है गंगा नदी, ये एक नदी है सर उसका नाम है गंगा, ये एक नदी है इसका नाम है सिंधु, और ये एक नदी है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान मुख्यतः तीन प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा लाए गए जलोढ़कों यानी जलोढ़ मृदा से बना है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियाँ।
अब ये क्या होता है जलोढ़कों, ये क्या होता है बांगर, क्या होता है खादर, चलिए पहले हम उसको जान ले, तब हम उत्तर भारत के मैदान की ओर बढ़ना शुरू कर। चलिए दोस्तों, हम अब समझते हैं कि ये उत्तर भारत का विशाल मैदान बना कैसे। ये उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है ये बना कैसे, ये कॉन्सेप्ट सर आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप लिख के ले लो, अगर कहीं मिल जाए तो आप कहना। सर ये है शिवालिक। अभी तुरंत हम बोले कि हिमालय का जो बंटवारा हुआ भारत में, ये जो हिमालयी पार्ट है, ये ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, और इसके बाद क्या था सर, शिवालिक। शिवालिक ये नीचे की ओर, वहाँ से शुरू होता है उत्तर भारत का मैदान, यानी प्लेन सरफेस, समतल। तो हुआ क्या कि हमने ऊपर दिखाया है आपको शिवालिक, जो कि आपको बड़े बड़े पर्वत शिखरों के रूप में है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग आपको 2000 से 5000 मीटर के बीच में है। हम बोले कि इस शिवालिक का समय के साथ साथ, आप देखिए हम बोलना क्या चाहते हैं, टाइम के साथ साथ दो युग था, प्लेटोस्टीन और हिमोसीन। ये जरूरी नहीं है कौन सा युग है कौन सा काल है, लगभग मान लो कि आज से 40,000 साल पहले, नहीं हिमालय की उत्पत्ति मान लो, हिमालय की उत्पत्ति हमने बोला था कि अगर ये जो गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड का एक भाग जाके अंगोरा लैंड से टकरा गया। टकराने के कारण क्या हुआ सर, कि ये जो टकराने के कारण क्या हुआ, ये दोनों परतें टकराने के कारण मुड़ गई और ये मोड़दार पर्वत उठ गया, और ये मोड़दार उठा हुआ पर्वत ठंडा होने लगा, धीरे 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 ठंडा होने लगा, और यही उठा हुआ भाग फिर पर्वत बन गया, और वहाँ ऊंचाई बढ़ने पे टेम्परेचर घट जाता है, इसीलिए ये ठंडा प्रदेश यानी कि बर्फ प्रदेश बन गया। लेकिन 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 कहानी ख़त्म नहीं हुआ है। कहानी में क्या कहता है कि सर कि टाइम के साथ साथ हिमालय की उत्पत्ति के 40,000 साल बाद तक इसमें अभी भी उतार चढ़ाव, चूँकि हिमालयी जिस परत पे है वो परत अभी भी घसकते रहता है, इसके कारण इसमें भूकंप आता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, भूकंप क्यों, क्योंकि हिमालय जिस प्लेट पे है वो प्लेट अभी भी घसक रहा है, वो प्लेट अभी भी इधर और इधर संचलन में है, मतलब चल रहा है, इस कारण भूकंप आता है। भूकंप आने के कारण और समय यानी बारिश, समय में हम लोग क्या रखते हैं, बारिश, ठंडा मौसम आया, गर्मी का मौसम आया, तो कोई चट्टान है ऊपर का परत, भूकंप आया, अब ये परत टूट के नीचे गिर गया, बड़े बड़े चट्टानों में, बड़े बड़े चट्टानों में टूट के एक जगह जमा हो गया, इस पर्वत के नीचे, इस पर्वत के नीचे ये पार्ट टूट के नीचे जाके जमा हो रहा है। और ये जमा हुआ पत्थर, ये जमा हुआ पत्थर शिवालिक के जस्ट नीचे, ये जमा हुआ पत्थर शिवालिक के जस्ट नीचे स्थित है, और इसी शिवालिक के ऊपर जो बर्फ़ जमा था, जो बर्फ़ जमा था, ये गर्मी पाके आपको पिघलाया और नीचे की ओर झरनों में, नदियों में या छोटे छोटे धौंस धारों में बहने लगी इन पत्थरों के बीच में। समय में क्या हुआ कि कभी गर्मी कभी ठंडा और इसके साथ जल मिल जाने के कारण इसमें एरोजन यानी अपरदन यानी टूट फूट होने लगा, टूट फूट नहीं, टूट फूट, यानी ये पत्थर और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा, ये और ज़्यादा छोटे छोटे कंकरों में टूटने लगा, और ज़्यादा छोटे छोटे कंकरों में टूट गया। ये पत्थर में इरोजन होने लगा, ये पत्थरों में इरोजन होने लगा, ये पत्थर भूकंपीय प्रवाह के कारण पर्वत शिखरों से टूट के नीचे की ओर आकर जमा हो गए, और जमा होने के बाद जब इसमें नदियों का धार बहा और गर्मी ठंडा मिला, गर्मी मिलने से चट्टान फैल जाता है, ठंडा मिलने से सिकुड़ जाता है, फैला सिकुड़ा, फैलने और सिकुड़ने के क्रम में एक टर्म ऐसा आया कि ये पत्थर दो टुकड़ों में बट गया। कितने टुकड़ों में, इस तरह से, फिर ये टुकड़ा और छोटे छोटे दो टुकड़ों में बट गया, और ये पत्थर चार, अब ये और छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, इस तरह के टुकड़ों में बट गया।
इस तरह के टुकड़ों में बट गया। और ये पत्थर हिमालयी पत्थर थे जिनके नदियों के प्रभाव के कारण ये छोटे छोटे जमा पत्थर जो हैं, कंकड़ हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भावर। क्या बोलते हैं? भावर। इंग्लिश में सर्च कर लीजिएगा भावर का मतलब, हमें नहीं पता है, हिंदी में पता है सिर्फ। तो कैसे उत्पत्ति हुआ भावर का? ये भूकंपीय प्रभाव के कारण टूटा, फिर ठंडा गर्मी जल मिलने लगा, फैलने लगा, सिकुड़ने लगा, तो ये और छोटे छोटे कंकरों में टूट गया, जिसको हमने बोला भावर। अभी ये जल खत्म नहीं हुआ है और फैलने लगा और फैलने लगा। और ये पानी इससे होके, पत्थरों से पानी तो आप देखे ही होंगे बहते हुए, पत्थरों से आप देखे होंगे पानी बहते हुए, और ये पानी ठंडा गरम सब मिलने लगा। और इस तरह से यहाँ पे एक महीन कंकड़, एक पूरा महीन कंकड़, अब महीन, पूरा महीन कंकड़ लेकिन जमा होने लगा। यही पत्थर और टूट के महीन कणों में बदल गया, क्योंकि ये जल अब इस महीन कणों में ज़्यादा मात्रा में समाहित हो गया। इन महीन कण, चूँकि महीन कण है यहाँ पे पत्थरों के, और ये ज़्यादा मात्रा में पानी भी समान मात्रा में इसमें आके मिल गया, क्योंकि ये पानी अभी भी ऊपर से गिरते जा रहे हैं, नदियों से मिलते जा रहे हैं। कहाँ से? हिमालयी पर्वत से नदियाँ निकल जा रही है, ऊपर के बर्फ पिघल पिघल के नीचे की ओर आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। मिल जाने के कारण यहाँ एक दलदल निर्माण हो गया। दलदल कैसा क्षेत्र होता है सर? जहाँ पे पानी और मिट्टी की बराबर मात्रा मिल जाए, कितना बराबर मात्रा, वहाँ एक तराई क्षेत्र होता है। तरा हुआ मतलब पानी से लिपटा हुआ। तभी मिट्टी को सानने और उसमें उतना ही पानी डालना जितना कि आपको मिट्टी को मतलब पूरा डुबा मत देना, गीला मत करना है या पूरा सूखा मत रखना है। वो लय के जैसा होता है ना, लट जैसा, वैसा कर दो। ऐसा करने जैसे कि ये जो है ना, जिससे कि आप जिस दीवार को जोड़ते हैं ना, मिट्टी को घूर के वैसा कर दो, तो वो आपको दलदली क्षेत्र हो जाता है, जहाँ पैर हाथ कुछ भी रखो वह धंस जाता है। ऐसा निर्माण यहाँ हो गया, क्योंकि यहाँ पर उतना पानी मिला जितना मिट्टी है। इसके लिए यहाँ दलदली या तराई क्षेत्र का निर्माण हो गया। क्या? दलदली या तराई क्षेत्र का निर्माण हो गया। कहानी और आगे चल रही है। अब ये नदियों का जो पानी है, इसका बहाव और आगे चला, ये बहने लगी। ये महीन कंकड़ भी और महीन कणों में बदल गए, पूरा महीन। पूरा महीन कणों में बदल गए, जहां सर मिट्टी ज़्यादा और पानी कम हो गया। मिट्टी ज़्यादा और पानी कम गया, क्यों? क्योंकि ऊपर का मिट्टी अब नीचे की ओर आके ऊपर के लेयर पे बैठ गया। जैसे कि हम बताना चाहते हैं, हाँ, यहाँ पे मान लीजिए कि घास है, ये एक ज़मीन का सरफेस है। यहाँ पे मान लीजिए कि घास है सर, यहाँ पर नदियाँ आई, ये मैदान मान लो, यहाँ पे नदियाँ आई और ये ऊपर के परत को काट के यहाँ लाके जमा कर दी, ये मिट्टी लाके जमा कर दी और इसके नीचे से बहने लगी, जैसा कि हम यहाँ दिखाए हैं। तो ऐसे पूरे महीन कण, इसको बोला गया बांगर। इंग्लिश में फिर सर्च कर लेना, ये पहला पार्ट है, फिर ये पहला पार्ट, फिर ये, अगर ये शिवालिक है, काट के यहाँ कंकड़ जमा कर दिया, और महीन कण। नदियाँ अभी भी बहते जा रही है, पानी का बहाव नीचे की ओर है, ठीक है। ये कहलाया दलदली क्षेत्र, ये कहलाया बांगर। अब आते हैं सर, और नीचे आए। अब नदियाँ किसी एक किनारे होके बहने लगी, इस टाइप से।
और इस दोनों नदियों के बीच में एकदम पूरा महीन मिट्टी का कण, महीन मिट्टी का कण आके मिल गया। इस तरह से सब मिट्टी का निर्माण एक स्थल के रूप में एक समतल सतह बनाता है। क्या बनाता है? समतल सतह। और इसी के बीचों से कहीं कहीं से नदियाँ गुजरती है, कहीं कहीं से नदियाँ इस तरह से गुजरने लगती है। कहीं आके दो नदियाँ मिल जाती है, कहीं इससे एक नदियाँ अलग हो जाती है, इस तरह से। तो जो समतल सतह जहाँ मिट्टी के महीन कण और आपस में आके मिल गए, हमने उसको बोला खादर। खोद खोद के निकाल दिया खादर। ठीक है। और फिर नदियाँ बेचारे और नीचे से, खादर के नीचे से नदियाँ बह के समंदर में दोनों तरफ आके मिल जाती है। समुद्र। कहानी खत्म, सेवा समाप्त नहीं हुआ है, कहानी समाप्त हुआ है। इतने पार्ट थे जहाँ से मिट्टी बना, ये मैदान बना जिस पे आज हम लोग रह रहे हैं, जिस पे खेती होता है। और सर इसी मैदान पे आजकल खेती होता है, इस बांगर पे खेती होता है और इस समतल पे खेती होता है। और ये बहुत उपजाऊ होता है। ये समतल सबसे उपजाऊ होता है, जहाँ बहुत मात्रा में फसलें उपजाई जाती है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान में, इस मैदान में 47% आबादी रहता है। और ये टोटल इस जगह से यहाँ तक की जो क्षेत्रफल है 45.7 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और 47% जनसंख्या निवास करने का मतलब कि केवल उत्तर भारत के क्षेत्र में आधे प्रतिशत यानी 50% लोग रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़, बिहार की जनसंख्या लगभग 11 या 12 करोड़ है, महाराष्ट्र की भी उतनी ही है, 12 से 14 करोड़ के बीच में, पश्चिम बंगाल की 8 से 10 करोड़ के बीच में, सभी को जोड़ दो तो 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 60, लगभग 130 करोड़ में 70 से 80 करोड़ जनसंख्या, 65 से 70 करोड़ जनसंख्या तो केवल वही 5 राज्यों में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जोड़ दिया जाए तो यही उत्तर भारत का विशाल मैदान था। जो हम निर्माण कैसे हुआ बता दिए। क्वेश्चंस एराइज कर देते हैं। जो पूछा जाता है कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं। ये जो समतल मृदा बनी है इसको बोलते हैं जलोढ़, और ये जो कण है महीन कण इसको बोलते हैं जलोढ़क। मतलब ऐसा कण, ऐसा महीन कण जिससे जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है उसको जलोढ़क बोलते हैं। तो पुराना और नया जलोढ़ मिट्टी का नाम पूछा जाता है तो सिंपल सा बात है कि हम बहुत पुराना हुआ तो बांगर था, और जब फिर ये आपस में नीचे आके मिला, नया खोद के निकाल के चल दिए तो वो हो गया खादर। बांगर से क्या हुआ कि ऊपर के महीन कण आके नीचे जमा हो गए, खोद के बाहर आ गए तो नया मैदान होता है खादर, पुराना मैदान होता है बांगर। बहुतों बार पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है बांगर और खादर। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हो दोस्तों तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अभी हमने बोला कि शिवालिक के जस्ट नीचे जो कंकर वाले क्षेत्र थे उसको बोला था मैंने भांवर। फिर इस भांवर के जस्ट नीचे हमने बोला तराई यानी दलदली क्षेत्र, और इसके नीचे मैंने बोला बांगर, इसके नीचे मैंने बोला खादर, और इसके नीचे नदियां प्रवेश करती प्रभावित होती है। तो अब हम इसको स्थल पे यानी भारत के नक्शे पे देखेंगे कि ये कहाँ पे है। भारत के नक्शे पे तो शिवालिक के तुरंत नीचे मिलता है भांवर, शिवालिक के तुरंत नीचे मिलता है भांवर। चलिए हम मैप पे इसको बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपको भारत के नक्शे पे भांवर प्रदेश, बांगर प्रदेश और जलोढ़क यानी कि बांगर खादर प्रदेश। तो सबसे पहले हम बोले थे शिवालिक। सर आपको ये जो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है ये इस टाइप के क्षेत्र जो हैं, जहाँ से सर सिंधु नदी और ये तीस्ता नदी उत्तराखंड में बहती है, ये सर। तो ये क्षेत्र है सर सिंधु नदी का, और ये क्षेत्र है तीस्ता नदी का, और इसी के बीच में जो शिवालिक के पठार है इसके जस्ट नीचे जो ये कंकर वाले क्षेत्र हैं इसको बोलते हैं भांवर। क्या बोलते हैं? भांवर। और इसका
विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सिंधु नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच, सिंधु नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच, क्योंकि भावर शिवालिक के जस्ट नीचे है, ये तो आपको लग रहा होगा। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लिखते हैं सर नीचे, फिर मिटा देंगे। पहला पॉइंट है कि किसके किसके बीच भावर मिलता है, तो सिंधु और तीस्ता। अगर इसकी चौड़ाई पूछी जाए कितना है ये कंकर वाला क्षेत्र, तो ये है 8 से 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, जो 8 से 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये मोटे मोटे कंकर या चट्टानों का बना है, मोटे कंकर या चट्टान का बना होता है। शिवालिक के टूटे हुए भाग और नदियों के द्वारा लाए गए, और ये मोटे कंकर कहाँ से लाए गए हैं, सिंधु और तीस्ता और इसकी सहायक नदियों के द्वारा, झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, इन नदियों के द्वारा। तो सिंधु बोल दिए तो सिंधु की सहायक नदी भी समझ जाइएगा। तो दोस्तों अगर वनस्पति की बात की जाए तो भावर में खेती तो मुश्किल है, क्योंकि पत्थरों पे खेती होगा नहीं, और इन पत्थरों के बीच में जो वृक्ष बनते हैं, जो वृक्ष इन पत्थरों के बीच जो वृक्ष होते हैं वो अधिक ऊंचाई के होते हैं, इतना याद रखिएगा, अधिक ऊंचाई के। और जड़ जो होता है इनका बहुत मोटा होता है, मोटे जड़। क्यों? क्योंकि ये पत्थर इनको पकड़ने में मजबूती देता है, इसीलिए छोटे पौधे इस पत्थरों पे नहीं उग पाएंगे। इन पत्थरों के बीच बड़े जड़ वाले, मोटे जड़ वाले और लंबे तने वाले आपको क्या बोलते हैं उसको, ये वृक्ष मिलेंगे। और जनसंख्या तो वाजिब बात है कम होगा, तो इतना पॉइंट यहाँ नहीं रखना, लेकिन वनस्पति याद रखिएगा, मोटे जड़ और अधिक ऊंचे तने वाले वनस्पति यहाँ मिलते हैं। और ये 3 पॉइंट, ऊंचाई और नदी के बीच का विस्तार। भावर के नीचे सर आते हैं, हमने बोला कि भावर के नीचे है तराई क्षेत्र। अब तराई क्षेत्र पे आ जाइए, नीचे तराई क्षेत्र। अभी हम उत्तर भारत के मैदान को चर्चा कर रहे हैं, तो तराई क्षेत्र का हम प्रादेशिक विस्तार देखेंगे। अब तराई क्षेत्र में भी सर खेती करना उतना आसान तो है नहीं, क्योंकि दलदल है यहाँ पे सर, पानी और मिट्टी की बराबर बराबर मात्रा है। तो जहाँ भी दलदल वाले क्षेत्र होते हैं, इतना याद रखिएगा कि इतना नमी बहुत ज़्यादा होता है। पहला पॉइंट, नमी बहुत ज़्यादा होता है दलदल या तराई क्षेत्रों में। नमी का मतलब पानी की मात्रा, नमी बहुत ज़्यादा। ऐसा होने के कारण यहाँ ऊंचे ऊंचे घास के मैदान मिलते हैं, ऊंचे ऊंचे घास के मैदान मिलेंगे आपको। कहाँ? इन दलदली क्षेत्रों में ऊंचे घास के मैदान मिलते हैं, इन दलदली क्षेत्रों में। तीसरा बात है कि नमी ज़्यादा है, ऊंचे घास के मैदान है, इन घासों के बीच में आपको मच्छर की बहुत सारी प्रजातियां मिल जाएंगी। अब आते हैं विस्तार पे। तो शिवालिक के नीचे भावर जो सिंधु और तीस्ता के बीच में है, तो भावर सिंधु और तीस्ता के जस्ट नीचे, तीस्ता के जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की घाटियों में मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की घाटियों में, जहाँ नदियों द्वारा जमा की गई महीन कणों और नदियों का पानी इकट्ठा होकर दलदली क्षेत्र का निर्माण करता है। ये एचपी और यूके के सीमा पर बनता है। चलिए, इसके बाद आता है बांगर। इसके बाद आता है सर बांगर, यानी कि अब और महीन कण और नीचे आएंगे, और महीन कण और नीचे आएंगे। यहाँ पर मरुस्थल है, रहने दीजिएगा इसको। अब यहाँ से आपको मिलेंगे ये गुजरात के क्षेत्रों में, इतने दूर। उसके बाद पंजाब के क्षेत्रों में, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, पश्चिमी यूपी में, उत्तराखंड के कुछ भागों में, और नीचे मध्य प्रदेश में ऊपर से आ जाता है। यही सभी जगहों पे मिलता है बांगर, यानी पुराना जलोढ़ मिट्टी। बांगर यानी पुराना जलोढ़, और जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए बहुत उपयुक्त होता है, पुराना जलोढ़। तो यहाँ पर अब खेती होने लगेगा, जनसंख्या होने लगेगा। तो क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपको यूपी, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में ये आपको आराम से मिलेगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कौन सा मृदा? बांगर। और इसमें 2 जगह छूट गया है यहाँ पे आपको, ये इस वाला पार्ट में, इस साइड के पार्ट में यहाँ पे आपको आता है पंजाब और हरियाणा। क्या आता है? पंजाब और हरियाणा। ये यूपी का, यूपी में भी पश्चिमी यूपी लिखिएगा, पूर्वी यूपी नहीं। अब हुआ क्या सर? अब हुआ क्या?
हम थोड़ा सा आपको डिटेल से इसको मिटाते हैं, फिर बना देंगे, हमको बनाने में टाइम नहीं लगता है। चलिए आप उसको बना देंगे, अब हमको उसको बनाने का ज़रूरत भी नहीं है। हुआ क्या था सर कि ये हमने शिवालिक बना दिया। अब अच्छे से देखना, ये शिवालिक बना दिया मैंने, कहीं कहीं घाटियाँ भी बना दी, ये दर्रे, कहीं कहीं घाटियाँ, ठीक है सर। अगर देखा जाए एक स्तर पे, हम एक स्तर पे दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से ये कंकर पत्थर टूट के नीचे गिरा, और एक पत्थर जहाँ पे जमा होके एक जगह जाके जमा हो गया, ठीक है। फिर ये पत्थर और महीन कणों में टूटा और फैल गया, और महीन करो, ठीक, एक और लेयर नीचे आके ये महीन महीन कणों में बटा, और यहाँ से आके ये भांवर, ये दलदली क्षेत्र, और यहाँ पे आके बांगर बना, और फिर नीचे समतल मैदान। समतल मैदान से ऊपर का मृदा क्या है, ऊंचे स्थान पे है। तो हमने बोला कि इतना दूर पे आपका बांगर है, और यहाँ पे आपका खादर है, यहाँ पे आपका खादर है। तो जो नदियाँ ऊपर से आएगी, वो आपको ऊपर के परत पे ऊंचा होने के कारण, जो कि ऊंचाई पे है, ये हाइट अब हो गया, ऊपर सीधा ना जाके नीचे आने लगेगी। यहाँ छोटा छोटा धारा और पूरी संपूर्ण धारा नीचे की ओर आएगी, और ऊपर वाला धारा जाके क्या करेगा, ऊपर का परत काट के नीचे मिट्टा बैठा देगा, ऊपर का परत काट के मिट्टी नीचे लेके आ जाएगा। तो भांगर की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ पे अभी भी पुराना जलोढ़ मिलता है, नया नहीं मिलता है, और काट के जब नीचे जलोढ़ जमा हो गया तो यहाँ पुराना जलोढ़ और यहाँ नया जलोढ़ मिलता है खादर में, ठीक है। क्षेत्र बता दिए हम बांगर की। तो अब आते हैं नया जलोढ़ पे। कुछ दिक्कत नहीं होगा, अगर इंडिया का मैप पता है तो नीचे यूपी, इधर बिहार, फिर नीचे एमपी, इधर महाराष्ट्र, इधर आपको गुजरात का जो है पूर्वी भाग, इधर छत्तीसगढ़, नीचे उड़ीसा, ये सभी उत्तर भारत के मैदान में आते हैं, और इधर डब्ल्यूबी। इतने सारे नए जलोढ़ हैं, जो कि मुख्यतः गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी के सहायक नदियों के द्वारा लाए गए मृदा के द्वारा बनाया गया है। यही तो आपको पढ़ना था, उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब हम आपको गंगा नदी के द्वारा और ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा लाए गए मैदान के बारे में चर्चा करें, इससे पहले कि हम उसको चर्चा करें, हम ये बता देना चाहते हैं कि ये नदी तंत्र हम आपको फिर पढ़ाएंगे। आने वाले चैप्टर में हम सिर्फ नदी तंत्र पढ़ाएंगे, जिसका नाम है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र, उसी में हम आपको सभी चीज़ पढ़ा देंगे कि सिंधु के द्वारा बनाया गया मैदान, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, गंगा के द्वारा बनाया गया मैदान, सिंधु के द्वारा बनाया गया मैदान, और ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया गया मैदान, ये पूछता भी नहीं है, इसको पढ़ा देंगे। आज के लिए इतना ही सर, ये ख़त्म हो गया है। इसके बाद एक और टॉपिक है भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल में कुछ खास नहीं पढ़ना है। मरुस्थल क्या होता है सर, एक रेतीली, यानी रेतीली सतह होती है, जहाँ पे वर्षा बहुत कम, नमी यानी ह्यूमिडिटी बहुत कम, जनसंख्या बहुत ज़्यादा, एकदम कम, जनसंख्या का निवास एकदम कम होता है, ये मरुस्थल होता है। और भारत में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि थार मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में, और भारतीय मरुस्थल पाए जाते हैं राजस्थान में। उत्तर भारत का मैदान और मरुस्थल ख़त्म कर दिए हैं सर। अब आपके पास केवल दो टॉपिक बचता है, पश्चिम का मैदान और पूर्वी मैदान। इसके अलावा बचेगा पश्चिम तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, और इसके अलावा बचेगा आपको द्वीप। तो आज हम पश्चिम और पूर्वी तटीय मैदान पढ़ा देते हैं, तब हम आपको अगले एक्सरसाइज में द्वीप पढ़ाएंगे। तो हम आज ख़त्म करने की ओर ही हैं, ठीक है। हमने बोला कि पश्चिम तटीय मैदान, ये पश्चिमी घाट है,
और ये पूर्वी घाट है और ये है पश्चिम तटीय मैदान। तो ये पश्चिम तटीय मैदान क्यों है? तटीय मैदान वैसा मैदान कहलाता है जो कि समंदर के किनारे स्थित हो, समंदर के किनारे स्थित हो और किसी स्थलाकृति के द्वारा अलग हो, जैसे कि पश्चिमी घाट के द्वारा अलग हो और पूर्वी घाट के द्वारा अलग हो। घाट जानते थे ना, ये क्या था सर? ये आपको पहाड़ी थी, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी, यही पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट थी। तो अगर किसी स्थलाकृति के द्वारा अलग हो और समंदर के किनारे स्थित हो, वैसे मैदान को पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं। यहाँ पे ये दक्षिण के जो प्रमुख नदियाँ हैं, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और इसकी सहायक नदियाँ, इनके द्वारा इन मैदानों का निर्माण हुआ है। ये वाला मैदान जो हम खाली करके छोड़ देते हैं अब, ये मैदान, ठीक है, जो खाली जगह है वो मैदान। अब इसमें फेमस चीज़ क्या पूछता है? कुछ नहीं कि ये तटीय मैदान है और ये दक्षिण की नदियों के द्वारा लाया गया है और समुद्र के किनारे निक्षेपित मैदानों से बना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि तटीय मैदान में किस प्रकार की खेती होती है। चूँकि समुद्र का पानी नमकीन होता है, नमकीन पानी में आपको जो लंबे वृक्ष वाले होते हैं, लंबे वृक्ष जैसे कि नारियल, खजूर, तार, ये सभी आपको इस मैदान में देखने को मिल जाएंगे। अब सऊदी अरब में चले जाना, समुद्र के पूरे किनारे है और वहाँ खजूर की खेती बहुत होती है। छोहारा भी एक बोलते हैं, छोहारा, खजूर, तार, नारियल। तो नारियल दक्षिण भारत में ज़्यादा होने का कारण है कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी उपजाऊ होती है और समुद्र के पानी, इसका नमकीन पानी मिलके इसको ऐसा वनस्पति बनाने के लिए मजबूर कर देता है। इस मृदा में उतनी सारे खनिज पदार्थ आ जाते हैं जो लंबे लंबे तने वाले और कम पत्तों वाले वृक्षों को उगाते हैं और उसमें नारियल, खजूर, तार और छुआरा जैसे वृक्ष आते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछता है। अगर फिर भी दिक्कत है तो हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें और कुछ है क्या। हाँ, इसमें पूछा जाता है कि मैदान के नाम बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट पॉइंट है जो पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान है। ये वाला पश्चिमी मैदान और ये वाला पूर्वी मैदान, यहाँ नीलगिरी आके जोड़ देती है। तो ये पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान को नाम दिया गया है। अगर हम पश्चिम की ओर बढ़े तो यहाँ पे गुजरात है और गुजरात में आपको एक मैदान है, उसका नाम है कच्छ, जो समुद्र से जुड़ा हुआ है। तो कच्छ का मैदान कहाँ पे है? गुजरात में। चलिए, उसके बाद आता है कोंकण तट। उसके बाद क्या आता है? कोंकण का तट। यहाँ महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है दमन, ये केंद्र शासित प्रदेश है दमन, और यहाँ पे है गोवा। तो दमन से लेके गोवा तक का मैदान, दमन से लेके गोवा तक का मैदान, जो कि दमन महाराष्ट्र में आता है लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है, उनको कोंकण तट बोलते हैं। और यहाँ पे आपको साल और सागवान की खेती, ये जैसे आपको वनस्पति मिलेंगे इस जगह को, ठीक है। अब पूर्वी तटीय मैदान गोवा से लेके मालाबार, यानी कर्नाटक का में एक जगह है मालाबार, उस जगह के बीच के क्षेत्र को कन्नड़ तट बोलते हैं या कन्नड़ पश्चिमी मैदान बोलिए। कन्नड़ मतलब कर्नाटक का मैदान, आप कर्नाटक का मैदान भी बोल सकते हैं इस पार्ट को। और कर्नाटक के मैदान से लेके केरल के कालीकट तक के क्षेत्र को बोलते हैं मालाबार तट या मालाबार मैदान, ठीक है। अगर पूरब की ओर बढ़े तो बोलता है कि पूर्वी मैदान में किस तट का निर्माण है, तो आपको कोरोमंडल, ये आपको कावेरी से कृष्णा नदी के बीच में है और ये महानदी से गोदावरी या कृष्णा बोल दो, महानदी से कावेरी और कावेरी से कृष्णा, उल्टा नहीं तो नहीं ना लिख दिया मैंने। इसको कंफर्म कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। उल्टा है ये, यहाँ पे होगा कावेरी, ऊपर कृष्णा।
महानदी से कृष्णा के बीच उत्तरी सरकार तट ओडिशा में आता है और कोरोमंडल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आता है। ठीक है, बस इतना ही पूछता है, इसको तो दिमाग में रखना, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपके 6 में से 5 टॉपिक को हमने ख़त्म कर दिया है। अरे कैमरा सीधा हो जा। 6 में से 5 टॉपिक को हमने ख़त्म कर दिया है। कल हम पढ़ेंगे भारतीय द्वीप के बारे में, जो कि बहुत ही बड़ा टॉपिक तो नहीं है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। कल हम पढ़ेंगे भारतीय द्वीप, जिसमें हम एक एक द्वीप को डिटेल से जानेंगे और समझेंगे और उस द्वीप के बारे में पूछे जाने वाले सभी सवालों को हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।